नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसे पेच की, महागठबंधन की बड़ी बैठक की। देखेंगे बिहार चुनाव से पहले कैसे मुश्किल में आया एनडीए, सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये पर सोनिया गांधी के सवालों को जानेंगे। नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार पर उठाए क्या सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीजीआई गवाही का बड़ा बयान, बोले डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित, इसके खिलाफ पुलिस को खास ट्रेनिंग जरूरी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने राहुल गांधी के लिए मांगा नोबेल, कहा राहुल देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर उनकी राहुल से की तुलना। यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख, योगी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का दिया वक्त, कहा नहीं तो मुख्य सचिव को होना होगा पेश। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में देना होगा जवाब। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सभी दल सीट बंटवारे को लेकर जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। बिहार एनडीए के सारे नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। जेपी नड्डा के घर पर बिहार कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई। दिल्ली में बढ़ी इस सियासी हलचल को देखकर कहा जा सकता है कि एनडीए में खींचतान जारी है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी भले ही ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बैठकों का दौर लगातार जारी है। तारीखों के ऐलान के अगले दिन से ही धर्मेंद्र प्रधान बैठकें कर रहे हैं, लेकिन सारी बैठकें बेनतीजा रही। जब धर्मेंद्र प्रधान से मामला नहीं संभल पाया तो अब खुद पीएम मोदी को कमान संभालनी पड़ी है। एनडीए के सभी नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है, एनडीए में कोई फूट नहीं है, जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के एक पोस्ट ने इशारों में बता दिया कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। उन्होंने लिखा, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि मीडिया में कैसे खबरें चल रही हैं। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं के सभी दावों और बयानों को खारिज कर दिया। उन्होंने ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी का भी यही कहना है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। शांभवी चौधरी ने कहा सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं जीतन राम मांझी ने भी कहा कि सीट बंटवारे पर फैसला करने के लिए ही दिल्ली जा रहे हैं। यानी एनडीए में शामिल सभी सहयोगियों का कहना है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है, जो जल्द ही हो जाएगा। अब जिस तरह से सहयोगियों और बीजेपी के बयान अलग अलग आ रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि सहयोगी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिससे बीजेपी की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है तो इंडिया गठबंधन में आसानी से सहमति बनती दिखाई दे रही है। बिहार में लगातार महागठबंधन की बैठकें चल रही हैं और अब रावड़ी आवास पर आरजेडी की बैठक बुलाई गई। इस दौरान आगे सीट बंटवारे लेकर उम्मीदवारों के चयन तक की रणनीति पर चर्चा की गई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, खास देखिए रिपोर्ट में। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है और इसका बहुत जल्द औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इसी को लेकर पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की। इस बैठक में पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत, अनीता देवी, शमीम अहमद और प्रदेश महासचिव रणविजय साहू सहित कई सीनियर नेता शामिल हुए। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने बताया कि ये बैठक उम्मीदवारों के टिकटों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी और बैठक में सब कुछ फाइनल हो गया। इससे पहले 10 अक्टूबर को भी आरजेडी संसदीय दल की बैठक 1.5 घंटे तक चली थी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने बताया था कि सभी नेताओं ने उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी सुप्रीमो लालू यादव को अधिकृत कर दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सभी को मान्य होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आती हैं। इन सब के बीच तेजस्वी यादव के 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। खबर है कि तेजस्वी अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर के साथ साथ फुलपरास से भी पर्चा दाखिल कर सकते हैं। पार्टी की बैठकों के बाद तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने की खबर है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का ब्यौरा बहुत जल्द सार्वजनिक हो जाएगा। यानी एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है और उसमें लगातार बगावत की खबर सामने आती जा रही है, ऐसे में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फाइनल होना एक बड़ा संकेत है कि बिहार चुनाव के लिए उसने कमर कस ली है।
महागठबंधन की रणनीति ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है, तो जेडीयू और बीजेपी की चिंता पहले ही बढ़ी हुई है। और अब नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से जेडीयू के अंदर बगावत की खबर सामने आई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावती रुख अपनाते हुए बिहार चुनाव में जेडीयू को ही हराने की बात कह दी है, जिससे जेडीयू के लिए बिहार चुनाव की राह मुश्किल नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले एनडीए को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हाल ही में जेडीयू के सीनियर नेता और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और पूर्व विधायक राहुल शर्मा आरजेडी में शामिल हो गए थे और अब दरभंगा के अलीनगर से विधायक मिश्री लाल यादव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही मिश्री लाल यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में गरीबों और पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी हमेशा से गरीब, दलित और पिछड़े समाज की विरोधी रही है। पार्टी में इन वर्गों के नेताओं की बात कोई नहीं सुनता। मैं एक गरीब यादव परिवार से आता हूँ। गरीबों की आवाज उठाना मेरा धर्म है, लेकिन बीजेपी में रहकर ये संभव नहीं था। उन्होंने दावा किया कि अलीनगर में एनडीए की जीत पहली बार उनके कारण हुई थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया। यादव किस पार्टी में जाएंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बगावत का सामना करना पड़ रहा है। हरनौत प्रखंड से 5 बार के विधायक रहे हरि नारायण सिंह की तरफ से लगातार खुद के लिए और अब अपने बेटे अनिल कुमार के लिए टिकट की पैरवी करने पर जेडीयू कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कांत सिंह ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार हरि नारायण सिंह या उनके बेटे को टिकट मिला तो वो न सिर्फ उनका खुलकर विरोध करेंगे बल्कि जेडीयू को हराने की दिशा में भी काम करेंगे। उनकी मांग है कि हरनौत सीट से या तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार या फिर संजय कांत सिन्हा को टिकट दिया जाए। जानकारों का मानना है कि नीतीश के पैतृक क्षेत्र से उठी ये बगावत जेडीयू के लिए एक बड़े राजनीतिक भूचाल का संकेत है। सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी दलों की नाराजगी के बीच एनडीए के बड़े नेताओं का इस्तीफा और जेडीयू में आंतरिक कलह गठबंधन के लिए बिहार चुनाव की राह मुश्किल कर रही है। एनडीए के लिए बिहार चुनाव की राह मुश्किल होती जा रही है, तो मुश्किलें मोदी सरकार की भी बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा में आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की जान जाने के मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की पत्नी को पत्र लिखा है, जिसमें सरकार पर आरोप लगाया है। तो क्या कुछ लिखा है इस पत्र में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की जान लेने के मामले में हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। अब इस घटना पर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने शोक जताया है। उन्होंने पूरन कुमार की पत्नी अमनीत को पत्र लिखा है। अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने सांत्वना देते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ खड़ी हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पूरन कुमार की एक दुखदाई हादसे में देहांत की खबर व्यथित करने वाली है। मुश्किल की इस घड़ी में मेरी तरफ से आपको और पूरे परिवार को संवेदनाएं। पूरन कुमार ने सामाजिक न्याय की कसौटी पर खरा उतरने के अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है। उनका काम याद दिलाता है कि हमारे देश में ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा के मूल्य आज भी महत्वपूर्ण हैं। पूरन कुमार का देहांत हमें याद दिलाता रहेगा कि आज भी हुक्मरानों का पक्षपातपूर्ण रवैया बड़े से बड़े अधिकारी को भी सामाजिक न्याय की कसौटी से वंचित रखता है। न्याय की इस डगर पर मैं और करोड़ों देशवासी आपके साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी ने अपने इस पत्र के जरिए मोदी सरकार पर भी निशाना साधने की कोशिश की है। विपक्ष लगातार ये कहता आ रहा है कि देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है वो चिंता का विषय बन गया है। बीते कुछ दिनों में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की जान लेने का मामला, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब एक वरिष्ठ अधिकारी की जान लेने का मामला बीजेपी पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल उठ रहे हैं कि जब ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का ये हाल है तो सोचिए कि आम जनता के साथ क्या होता होगा। सोनिया गांधी ने सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये पर सवाल उठाए हैं, तो एक बार फिर गडकरी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, जिसे सीधे सीधे पीएम मोदी के लिए नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसा क्या बोल गए नितिन गडकरी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इशारों में उन्होंने अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा भी समझा दी है, जिससे भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार और खुद पीएम मोदी के लिए असहज साबित हो रहा है, क्योंकि विपक्ष भी लोकतंत्र बचाने की बात करता है और गडकरी ने भी बता दिया है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में व्यक्ति को बड़ा दिल रखना चाहिए और मतभेद होने के बावजूद सभी विरोधियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
दरअसल गडकरी सुरेश बाबू अग्रवाल के अमृत महोत्सव सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। गडकरी ने उन्हें कॉलेज के दिनों से मित्र और राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा का अनुयायी बताया। मंत्री ने कहा कि अग्रवाल के समाजवादी होने के बावजूद उनके साथ कभी कोई मतभेद नहीं रहा, क्योंकि वो एक अलग विचारधारा के अनुयायी हैं। नितिन गडकरी ने कहा, मतभेद होने के बावजूद रिश्ते अच्छे, मजबूत और स्थायी होते हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। अपने पूरे संबोधन में गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति और विचारधारा के चलते लोगों को अपने निजी रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। अब गडकरी के इसी बयान पर चर्चा चल पड़ी है कि क्या उन्होंने बीजेपी आलाकमान या खासकर मोदी को नसीहत दी है, क्योंकि उनके खुलकर बोलने की आदत से ही विपक्ष भी उनकी तारीफ करता है, लेकिन वो अपनों की आंखों में खटकते हैं। धीरे धीरे उन्हें साइड किया जा रहा है। इसका दर्द अपने बयानों में बयां भी कर दिया। कहा जा रहा है कि गडकरी ने मोदी को नसीहत दी है, क्योंकि मोदी सरकार पर तो यही आरोप लगते हैं कि उसे अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है, इसलिए वो विरोधियों को अपना दुश्मन मानती है और उनकी आवाज को दबा देती है। अब गडकरी के बयान ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। गडकरी के बयान से मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के बयान को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री एक हफ्ते की यात्रा पर भारत पहुंचे, लेकिन उनके दौरे का पहला दिन ही विवादों में घिर गया। दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को प्रवेश ही नहीं दिया गया, जिसके चलते सियासत गर्मा गई है और अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। हाल ही में अफगान दूतावास में हुई तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री न मिलने पर बवाल मच गया। मुत्तकी के इस फैसले पर महिला पत्रकारों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं अब विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा कि मिस्टर मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम से बाहर किए जाने की अनुमति देते हैं, तो आप देश की हर महिला को ये बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने में कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। ऐसे भेदभाव पर आपकी चुप्पी नारी शक्ति के आपके नारों का खोखलापन उजागर करती है। देश की राजनीति में शामिल महिलाओं ने भी इसी मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम से इस घटना की सफाई मांगते हुए कहा कि यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधानुसार दिखावा मात्र नहीं है, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही इसकी रीढ़ और गौरव हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी इस मामले पर मोदी सरकार पर हमला बोला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पूछा कि सरकार ने ऐसा होने की इजाजत कैसे दी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे दी, और महिला पत्रकारों के साथ हुए इस बर्ताव को देखने के बाद पुरुष पत्रकार उस कमरे में कैसे बैठे रहे। इस मुद्दे पर विपक्ष के हल्लाबोल के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री की तरफ से कल आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय की कोई भागीदारी नहीं थी। विपक्ष की आलोचनाओं को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये मुद्दा जल्द थमने वाला नहीं है, जिसके चलते मोदी सरकार और सीधे तौर पर पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर रहने वाले हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बयान से शुरू हुआ ये विवाद गहराता जा रहा है, तो विवाद एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर भी बना हुआ है। फ्लाइट में लगातार गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से फेडरेशन ऑफ पायलट्स ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मांग की है कि एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। तो क्या बंद हो जाएंगी एयर इंडिया की उड़ानें? देखिए रिपोर्ट। अहमदाबाद में हुए बड़े हादसे के बाद एयर इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में एयरक्राफ्ट्स में लगातार गड़बड़ियों की आ रही खबरों ने पायलट्स को इतना डरा दिया है कि उन्होंने सीधे सरकार को चिट्ठी लिखी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लिखी चिट्ठी में मांग की है कि एयर इंडिया के सभी 787 विमानों यानी ड्रीम लाइनर्स की उड़ानों पर फौरन रोक लगाई जाए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इससे जुड़ी 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने विमान सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फेडरेशन के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने 10 अक्टूबर को लिखी चिट्ठी में 2 घटनाओं का जिक्र किया। पहली, अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट AI 117 और दूसरी वियना से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI 154। पायलट्स के मुताबिक इन दोनों ही घटनाओं में ऑटो पायलट सिस्टम अचानक फेल हो गया, जिससे कई जरूरी सिस्टम जैसे ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और फ्लाइट डायरेक्टर्स में गड़बड़ी आ गई। AI 117 की घटना में लैंडिंग के समय रैट यानी रैम एयर टरबाइन बिना आदेश के अचानक एक्टिवेट हो गया। रैट एक छोटा सा डिवाइस है जो सिर्फ तभी खुलता है जब मेन इंजन या इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाए। हालांकि एयर इंडिया ने इस बात से इनकार किया है कि कोई मेजर टेक्निकल फॉल्ट थी और कहा है कि रैट का खुलना अनकमांड था और इससे यात्रियों को कोई खतरा नहीं था। लेकिन पायलट यूनियन इस सफाई से संतुष्ट नहीं है।
उन्होंने सरकार के आगे 3 बड़ी मांगे रखी हैं। पहला, 787 विमानों पर रोक, दूसरा, सभी विमानों के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गहन जांच और तीसरा, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जरिए एयर इंडिया की स्पेशल ऑडिट। टाटा समूह के पास आने के बाद एयर इंडिया की छवि सुधारने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इन लगातार टेक्निकल खराबियों ने उस पर पानी फेर दिया है। पायलटों की यह मांग साफ इशारा करती है कि विमान सुरक्षा को लेकर पायलट्स में कितना डर और असंतोष है। अब ये देखना होगा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस गंभीर मामले में क्या एक्शन लेती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत की धरती पर आकर अपने अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने महिला पत्रकारों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की परमिशन ही नहीं दी। औरत को दोयम दर्जे का इंसान मानने वाले तालिबान से ये कोई महिला सवाल करे, ऐसा तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या कहीं और। हालांकि हर बात से पल्ला झाड़ लेने वाली सरकार ने इस विवाद से भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।